ठीक है, समझ गया टारगेट कहां पर हमने किया है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है व्हाइट कलर से, वहां पर 1 और 2 को 0 लाना है, क्योंकि टारगेट ये है ए के जगह पर राइट हैंड साइड में जो ए है उसके जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ठीक है, कि राइट हैंड साइड में मतलब यहां से चलकर और यहां तक का सफर तय करना है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, यहां तक का डेस्टिनेशन ये। ठीक है, तो जहां ए राइट साइड में लिखा हुआ है वहां आई आना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं, चलिए, तो उसमें सबसे पहले अब और काम जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से करना है, नहीं तो क्या होता है घूमते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले 1 और 2 जो फर्स्ट कॉलम का है उसको 0 लाने की कोशिश किया। अब उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करेंगे, ए और इंटू, चलिए 1 0 0, और R2 को चेंज करना है, R2 गोज टू 2R2 माइनस R1, माइनस 1 2 और 0। R3 को चेंज करना है, R3 माइनस R1, R2 मैंने लिखा, R3 माइनस R1, तब तो 0 आएगा 2 के जगह पर, R3 माइनस R1, माइनस 1 0 और 1। ठीक है, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड के हिसाब से हमने लिया ही था, तो 2 3 1 0 4 माइनस 3 1 4 माइनस 1 3 2 माइनस 2 0 माइनस 2 और 3 हो गया। जो टारगेट था पूरा। अगला जो टारगेट है अपना, बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको बढ़ते जाना है, -2, इसको 0 करना है। अब इसके लिए जो करना पड़े वो करिए, बिना पहले वाले 0 को डिस्टर्ब किए हुए इसको 0 लाना है। तो जरूर R3 को R2 के साथ सॉल्व करेंगे, R3 गोज टू R3 प्लस 2R2 आ जाएगा 0, और जो राइट साइड में आप करेंगे वही आप लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है लिखा हुआ उसमें आप ऑपरेट करेंगे, 1 0 0। अब R3 गोज टू R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, -3 4 1, गलत, हाँ ये R3 मैंने लिख दिया, -1 2 और 0, ये एज इट इज है। सेकेंड रो को हमने हाथ नहीं लगाया, थर्ड को हमने चेंज कर दिया, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके और थर्ड के साथ ऐड कर दिया। राइट साइड में देखिए 2 3 1 0 1 3। अब सेकेंड रो, थर्ड रो को चेंज करना है ना, -2 और +2 0, 3 और +6 9, आ गया, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, अब थर्ड रो से या तो 9 अभी कॉमन ले लीजिए या बाद में कॉमन ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, पसंद आपकी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए अब जैसे है ना, अब R3 गोज टू 1/9 ऑफ R3। ठीक है, R3 गोज टू 1/9 ऑफ R3। अब 9 से डिवाइड करिए, तो लिखा सकता है A 1 0 0 -1 2 0 माइनस ऑफ 1/3 4/9 और 1/9, क्या गया 2 3 1 0 1 3 0 0 1। ठीक है, टारगेट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जाना, तो डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 होता है और ऑफ डायगोनल 0 होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जो टारगेट करना है किसको, ये 1 बनाने के पीछे वजह क्या थी कि अब इसको और इसको टारगेट करना, 1 और 3 को, इन दोनों को 0 करना है, क्योंकि ऑफ डायगोनल सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब जरा देखिए R1 गोज टू R1 माइनस R3, 1 0 हो जाएगा। R2 गोज टू R2 माइनस
3 टाइम्स ऑफ R3, तो जहां सेकेंड रो में 3 लिखा हुआ वहां 0 हो जाएगा। हो गया? अब चेंज करिए, R1 goes to R1 minus R3, तो 1 plus 1/3, 4/3 minus 4/9 और minus 1/3 हो गया R1 का काम। R2 का, R2 goes to R2 minus 3 times of R3, तो -1 और +1 तो 0। फिर आ गया 2 minus of 4/3, 2 minus of 4/3, तो 6 minus of 4/3 तो 2/3, ये हो गया -1/3, खत्म। -1/3 थर्ड रो कॉपी कर लीजिए, 4/9 और 1/9। अब देखिए राइट साइड के हिसाब से ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन चूज किया था, ये हो जाएगा 2 3 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि जो पहले का 0 कमाया हुआ था उसको नहीं गवाया है ना, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए फर्दर 0 लाने की कोशिश करें। अब चलिए, अब बीच में मैं एक दीवार खींचूं, अब ये हो गया। अब अगला जो टारगेट है अपना, ये व्हाइट कलर से मैं टारगेट को कर रहा हूं, ये ठीक है। अब अगला टारगेट है 3, ये 3 0 का आना, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं R1 goes to R1 minus of 3 times of R2, ये बच गया। अब देखिए, अब ये 1 संजोग से यहाँ पर है सेकेंड रो में, सेकेंड रो का जो 1 है, वरना 9 की तरह जो भी नंबर होता उसे डिवाइड कर देते। जैसे थर्ड रो में 9 आ गया था, तो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, तो उस 9 को हटाने के लिए हमने 9 से डिवाइड किया। क्यों? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। ऐसे ही बाय द वे, अब इसके बाद जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, संयोग से 1 है, बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं होता, जो भी नंबर होता उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 9 को हटाने के लिए हमने किया, तो वहां पर डायगोनल एलिमेंट 1 आ जाएगा। अब जरा देखिए, R1 goes to R1 minus of 3 times of R2, ये 3 को हटाने के लिए अब लिख लीजिए A times R1 minus 3 times of R3, तो पहले एलिमेंट पर कोई असर नहीं, दूसरे पर -4/9 एंड +2, सॉरी -2 माइनस ऑफ 2, तो 18 और 4 22, 22/9 ये हो गया, -1/9 और +1, तो 8/9, फर्स्ट रो तैयार हो गया। 0 2/3 -1/3, ठीक है, -1/3 4/9 और 1/9 इक्वल टू कितना आ गया? राइट हैंड साइड के हिसाब से ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, तो 2 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया। अब लास्ट सॉल्ट है, R1 goes to 1/2 टाइम्स ऑफ R1, राइट साइड में आई लाने के लिए A टाइम्स 2/3 -11/9 4/9, ठीक है, 4/9 0 2/3 -1/3 -1/3 4/9 1/9 ये आ गया इक्वल टू आई, है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं, ये वाला मैट्रिक्स जो आपका है, यही आपका A इनवर्स, समझ गए?
इसलिए कि ये ए है, ये इनवर्स है, ये आई है, तो ए इंटू ए इनवर्स ही आई होता है। इसीलिए इस फॉर्म में जब रिड्यूस हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को कहते हैं इनवर्स ऑफ, बिकॉज राइट हैंड साइड इज रिड्यूस टू आई। समझ गए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने का तरीका। और ऐसे बढ़ेंगे तो बेखौफ आपको 6 से 7 स्टेप में मैक्सिमम चीज में लेने की कोशिश किया, जिसे जनरल नहीं है, तो सिर्फ एक इसमें जो बच गया सेकेंड रो को हमें किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ा। नहीं, जैसे सेकेंड रो में अपने आप बीच में 1 आ गया यहाँ पर, वरना 1 से डिवाइड करके एक स्टेप और ज्यादा से ज्यादा होता। यही 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप ज्यादा से ज्यादा इनवर्स निकालने के लिए, है ना, 7 स्टेप। ठीक है, या 7 नहीं तो एक और रख लीजिए, 8 स्टेप। ये पूरा है आपके सामने, है ना, ये तो लिखा ही हुआ है, ए इंटू आई जे, इसको भी स्टेप में गिनते हैं तो 8, और वरना 7 स्टेप। 7 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप इनवर्स तक पहुंचे हुए रहें। ठीक है, और जो इस कायदे कानून को नहीं फॉलो करता है वो एक जगह 0 लाया, फिर वो नॉन जीरो हो गया, फिर 0 आया, फिर नॉन जीरो आया, तो शीशो का गेम खेलते रहता है और अंत में घर आकर के इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो कायदा कानून समझ गए कि पहले लेफ्ट साइड 0 कर लेना है, फिर अपर ट्रायंगल को 0 कर लेना है ना। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल 0 आ गया तो डायगोनल में जो एलिमेंट सब है, जहां जहां मौका मिले अकेला रह जाए तो उसको 1 करते जाए, उसको 1 करते जाए। तो राइट हैंड साइड में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में ए के साथ जो आई मल्टीप्लाई था वो आई जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा उसको कह देंगे इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालने का तरीका है। आप जो बुक में क्वेश्चन सब दिया होगा उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, अपने से 1-2 करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ। समझ गया। चलिए, हो जाएगा ये। तो अब जरा मैं वहां पर आता हूं कि ए, ये तो हो गया आपके स्कूल का काम। ए इनवर्स कैसे निकाला जाए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बेसिक था, was determinant of a 0 0 0 determinant of a 0 0 0 determinant of, है ना। इसमें कोई किसी अजम्पशन की कोई जरूरत नहीं, ये बेसिक। ठीक है, समझ गए। है ना, यही था आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए was this determinant of a 0 0 0 determinant of a, ये इस तरह का स्केलर मैट्रिक्स ये था। समझ गए। अब जरा देखिए, अब बाय द वे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, है ना। इफ ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देन आपसे पूछे देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, नल मैट्रिक्स विल बी नल मैट्रिक्स। ये मतलब नल मैट्रिक्स, सारा एलिमेंट इसका 0 हो। नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसकी हर एंट्री 0 हो जाए, उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए विल बी नल मैट्रिक्स, क्योंकि देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, बाकी 0 था ही, तो इसलिए हर एक एंट्री 0 हो गई। तो ए को नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए नल मैट्रिक्स होने के लिए सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी नल मैट्रिक्स। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए बी का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को और तब डिटर्मिनेंट निकाले
या डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है, वरना प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब जरा देखें, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो ये इसी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, क्योंकि ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया ऐसे D1 D2 D3, और इसका अच्छा वो मतलब तीनों वो कॉलम वगैरह का अलग अलग निकाल लिया वो किसका डिटरमिनेंट किसमें? मतलब सर मतलब 3 बार अलग अलग जगह डिटरमिनेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3, इसलिए ए क्यूब। ये तो सीधा फर्स्ट कॉलम के वर्ड एक्सपेंड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट हमेशा जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 होता है उसके वर्ड एक्सपेंड करते हैं। क्यों? तो कम लिखना पड़े, क्योंकि एलिमेंट ही 0 हो गया तो उसका कोफैक्टर कुछ भी होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0। किसी एक रो के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट होता है। तो दोनों में से कोई एक 0 आ गया तो प्रोडक्ट 0 नहीं हो जाएगा। तो जैसे इसको आप खोलते, समझ गए, ऐसे ही खोलेंगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 और इनटू फिर आप 0 माइनस 0, ऐसे तो आते जाएगा, प्लस 0 और इनटू वहां से पास होने वाले कॉलम और रो को छुपा लीजिए, 0 माइनस 0, ये हो गया। यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, समझ गए? जी सर। तो डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछे तो सीधा डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट D1 D2 D3, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका लोअर ट्रायंगल 0 होगा। जैसे इस तरह का है ABC 0, या A1 लिख लीजिए, A2 D 0 0 A3, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है? से इसको B मैं नाम दे देता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी A1 इंटू A2 इंटू A3, समझ गए? क्यों? तो फर्स्ट कॉलम को और एक्सपेंड करिए, दो तो 0 ही है, हो जाएगा A1 और इंटू A2 A3 माइनस 0 इंटू D, 0 इंटू D तो 0 ही हो गया, A1 A2 A3, समझ गए? या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सबका डिटर्मिनेंट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे C इसको कहते हैं, ये इस तरह का होगा, A1 0 0, B A2 0, C D A3, इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल पूरा 0 और लोअर ट्रायंगल में कोई नॉन 0 आ जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तब भी आप फर्स्ट रो के वर्ड एक्सपेंड करिए, यही आ जाएगा A1 A2 A3 आ जाएगा। तो चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इन सबका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सीधे डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, समझ गए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, इन सबका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। क्यों? तो आपके सामने एक्सपेंड करेंगे तो सीधा डायगोनल एलिमेंट का ही प्रोडक्ट रहेगा, बाकी सब 0 हो गया। तब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। समझ गए? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होगा।
अब जरा सोच, ठंडे दिमाग सोच के बताइए, ये तो a 3/3 का था, इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर आया। बाय द वे a n/n का होता तब क्या सिचुएशन? इफ a इज n/n मैट्रिक्स, n/n मैट्रिक्स, तब जरा इमेजिन करके देखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ a और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, ये कितना हो जाता? डिटरमिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n होता, क्योंकि ये n/n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती, क्योंकि a जितने ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर का होगा। a n/n का है, तो जो आप आइडेंटिटी राइट हैंड साइड में स्केलर मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी n/n का ही होगा, तभी तो आपस में इक्वल होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर मैच करता हो। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार आया होगा? n टाइम्स। 3/3 का तो 3 टाइम्स, 2/2 का होता तो 2 बार, n/n का तो n बार। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए will be determinant of a raised to the power n-1। ठीक है, इसका यूज करके आप मैट्रिक्स दिया होता है, मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका डिटरमिनेंट, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि एडजॉइंट निकालना कितना मुश्किल काम है, आप देख चुके हैं कि 9 एलिमेंट का आपको कोफैक्टर लिखना होगा, फिर उससे मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो दैट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स formed by cofactors of elements of the given matrix will be adjoint of matrix। adjoint का ही डेफिनेशन है। जबकि आपको डिटरमिनेंट निकालना है एडजॉइंट का, कुछ काम नहीं करना है, सीधा सीधा ए का डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे इससे पहले वाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाज 9। अब उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपसे पूछे, इनवर्स जिसका हमने निकाला था, इसका डिटरमिनेंट आ गया 9। अब आपसे पूछे इसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ, सेकंड नहीं लगेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्यों? तो ए 3/3 का है, ये 9 स्क्वायर 81। समझ गए? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 है, 3/3 का है, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। n/n का था तो n-1। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर ऑर्डर से एक कम। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात एक और यहीं से सबक लेते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आता नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आया था। ठीक, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा, एक एक एलिमेंट जब इक्वल होता है तभी मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए would have been determinant of a into I। ठीक है, अब ये निकल चुका है, पहले निकल चुका है ना। तो एक्सपेरिमेंट हमेशा लैब में किया जाता है, हाथ साफ हमेशा उस क्वेश्चन पर किया जाता है जिसका आंसर मालूम है ना, कॉन्फिडेंस उस पर बनता है जिसका सब कुछ मालूम है। अब उस पर आप ट्राई करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, सेम आ गया इसका तो ठीक ठाक है ना। तब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो आप ये भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब जरा देखिए राइट हैंड साइड में जो स्थिति है कि आई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, वैल्यू है 2 3 4 5 9 जैसे आया था, इस तरह का एक नंबर है, स्केलर है। इस स्केलर से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन बताया था कि डिटरमिनेंट में जब आप कॉमन लेते हैं तो एक एक रो से कॉमन लेते हैं, एक रो में कुछ कॉमन दिख गया तो बाहर लेते हैं, एक कॉलम में कुछ कॉमन दिख गया तो उसको बाहर कर लेते हैं। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आई में मल्टीप्लाई हो करके जो मैट्रिक्स देता, अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब निकालते आप तो तीनों रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आएगा, तीनों रो से आएगा। पहले रो में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है, दूसरे में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तीसरे में भी है, जीरो में तो सब कुछ कॉमन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप कॉमन ले सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये जब स्केलर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो
तो क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होता है उस स्केलर का उतना पावर रेज कर देते हैं। मैट्रिक्स का आई मैट्रिक्स है, उसका जितना ऑर्डर हो, जैसे आई 3x3 का मैंने लिया, आई इज 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसीलिए उस स्केलर का 3 पावर रेज करके बाहर निकाल लेंगे और फिर उस आई के डिटर्मिनेंट से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तीनों रो से कॉमन ले लें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट रह जाएगा उसमें देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या बच जाएगा, 1 1 1, बाकी तो ऑफ डायगोनल 0 था ही। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, वही चीज आ गया जो पहले था, बाकी सब तो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में वही ऑपरेशन करिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना हो वेयर k इज स्केलर, तो k रेज टू द पावर n टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, where a is n by n मैट्रिक्स, ठीक है, एंड k इज स्केलर, k इज स्केलर, k इज सम नंबर, तो उस नंबर का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो पावर रेज करके बाहर निकाल लेते हैं और फिर जब जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालकर उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो k टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट है। ठीक है, जैसे आपको कहें कि a इज 3x3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज से 5, तो आपसे कहता है कि देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ से माइनस ऑफ 2a, या सीधा माइनस ऑफ a लिख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ऑफ a, या कहता है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ माइनस से लिखना हो, इसको क्या लिखेंगे, -1 रेज टू द पावर 3 और टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, नहीं कि मॉड पर लेना है, मॉड माइनस ए इक्वल टू मॉड ए, ये नहीं करना है। डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इज -1 रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर इज 3, -1 का क्यूब और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो गया -5। और नहीं तो ऐसे मॉड देख करके माइनस की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, बाकी पॉजिटिव होगा उसमें आप कहेंगे ये मारू यो मारू। डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ये क्या लिख लेंगे, 3 क्यूब और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 और इंटू 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाज 5। समझ गया। स्केलर कोई मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स में तो उस स्केलर को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका ऑर्डर के बराबर पावर रेज कर लेते, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ। समझ गए। तो आज का ये इतना एजेंडा है, इसको आप करिएगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आप इनवर्स निकालने तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में बराबर पूछता रहता है। इनवर्स निकालो, कोफैक्टर निकालो, है ना, या एडजॉइंट तक हो सकता है पूछ ले। डिटरमिनेंट वाला ये सब तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का काम है, इसीलिए इसकी एंट्री करवा दी। अब इस पर जो है कुछ और चीज सब सर बस अभी सिंगेजी करें या फिर मतलब एनसीईआरटी करें, से करना। हाँ एनसीईआरटी कर लीजिए, पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी से पहले निश्चिंत हो जाइए, ओके सर, ठीक है। एनसीईआरटी से पहले निश्चिंत हो जाइए, क्यों हो जाए। अब चलिए, अब आपका एक दो सवाल था, है ना, क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो एक दो करके मैं बता देता हूँ और ऐसे ही आप बढ़िएगा। जैसे कल दिया था क्वेश्चंस वगैरह, वो सभी करते रहिएगा, कोई अपवर्ड चीज नहीं है, पहुंच के अंदर की चीज है। तो देखिए, जैसे एक था द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितना मतलब कैसे सोचते हैं ये बताता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
solutions of greatest integer x square equal to x plus 2 times fractional part of x each. क्या क्या, चलिए तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिफाइन करते हैं आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हटा लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर इक्वल टू x एंड प्लस 2 टाइम्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3x आ गया। अब जरा देखिए, अब दोनों वेराइटी को मैंने सेपरेट कर 3x, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो भी होगी वो इंटीजर ही तो होगी, तो देख लेते हैं रख करके कि क्या क्या सब आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, इफ सो देन इसमें डाल दीजिए, तो 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, क्योंकि 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होती है, दोनों करिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1, तब देख लेते हैं क्या है, देन 1 और इंटू 3, 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 3x, मतलब x इक्वल टू 1। चलिए ये भी पास हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, ये होता है। तीसरा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -1, तब जरा देखिए क्या है, -1 और इंटू 1, -1 प्लस 2, इसी में मैं डाल रहा हूं, एंड इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डाल करके और x को निकालकर कंपेयर कर रहा हूं, 3x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/3 इज -1, ये होता है, तो पास हो गया, ये भी पास। 4, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2, 1 - 1 हो गया, अब 2, 2 - 2 देखता हूं क्या है, देन क्या आ जाएगा, 2 और इंटू 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 3x, मतलब x इक्वल टू 8/3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8/3 इज 2। चलिए ये भी पास हो गया, है ना, x 8/3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों होना चाहिए, जो हमने माना उसके हिसाब से आना चाहिए। 5, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -2, चलिए देखता हूं क्या है, ये तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू 3x, मतलब x इक्वल टू 0, नहीं चलेगा, क्योंकि 0 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होती है, -2 थोड़ी हो जाएगी। ठीक, अब इसके आगे आइए 6, मान ली इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 3, तब क्या होगा, 3 और इंटू 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 3x, मतलब x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 कैसे हो सकता है, 5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 5 होती है। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं आएगा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज -3, तब ग्रेटेस्ट -3 और इंटू -1, ये तो प्लस हो गया, तो नेगेटिव में तो अब सोचना ही बेकार है, x इक्वल टू 1, ये भी फेल, क्योंकि 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी, -3 थोड़ी हो जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से आप देखेंगे, अब आगे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 लिखेंगे, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 3x, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 24/3, और कह रहा है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4, नहीं चलेगा। तो ये 4 सॉल्यूशन जो टिक किया हुआ है, यही 4 सॉल्यूशन है। अब आगे देख रहे हैं x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कम होता रहेगा, तो इसीलिए यही 4 सॉल्यूशन, और इसी तरह से सर्च करना है, दोनों वैरायटी को सेपरेट करके, और तब फिर आपको देखना है कि कौन कौन सा x सेटिस्फाई। ठीक है, दूसरा देखिए, एक और सवाल आपका है, f is such that real number -1 goes to real number and satisfying एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, fx + 2 टाइम्स fx अपॉन x - 1
इक्वल टू कितना है 3x। तो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर fx, मतलब बाउंडेड अनबाउंडेड ये सब कह रहा है, और 1 1 मैनी बनी। चलिए पहले फंक्शन निकाल दो, x को x अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस कर, तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन x माइनस 1, और इसमें आ जाएगा आपका x, नहीं क्योंकि x अपॉन x माइनस 1 में देखें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ax प्लस बी और अपॉन cx प्लस डी ये fx है, ठीक है। fx जब ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी हो तो फॉर fx टू बी इक्वल टू f इनवर्स x क्या होना चाहिए, a प्लस डी मस्ट बी 0 होना चाहिए, और यहाँ a प्लस डी 0 है। a मतलब न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट और d मतलब डिनोमिनेटर का कांस्टेंट, दोनों का सम तो 0 है। तो इसीलिए इसमें x को x अपॉन x माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, ये x ही आ जाए। देखिए अब करके देख लीजिएगा, x अपॉन x माइनस 1, x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, जहां जहां x था वहां पर मैंने x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा कट कटा कर, इक्वल टू 3 टाइम्स x अपॉन x माइनस 1 आ गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब ये कर सकते हैं आप कि 2 इंटू सेकेंड माइनस ऑफ 1 कर दिए तो fx आ जाएगा, 3fx इक्वल टू 6x अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ 3x, 3 कॉमन लेकर के हटा दीजिए, fx इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम्स x अपॉन x माइनस 1 और माइनस ऑफ x, हो गया। अब देखिए अब 1 1 नेचर पता करना हो तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 1 मैनी 1 तो f डैश, अब यहाँ पर x 1 नहीं है, x इज नॉट 1, तो अब जरा देखिए x जब 1 को अप्रोच करे लेफ्ट साइड से मतलब x इज जस्ट लेस देन 1, तो x माइनस 1 की वैल्यू जस्ट लेस देन 0 होगी, जस्ट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और x तो आपका पॉजिटिव ही है, 1 के करीब का नंबर जैसे 0.999, तो x अपॉन x माइनस 1 विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी, तो fx विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी। x की वैल्यू जब जस्ट मोर देन 1 ले, 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.1 लाख 0 के बाद में 1 ऐसा हो, x माइनस 1 विल अप्रोच 0 बट इट विल बी पॉजिटिव, तो approaching positive number upon some number approaching 0 from positive side will approach infinity, तो मिनिमम वैल्यू भी इसकी माइनस इंफिनिटी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू भी इंफिनिटी जा रही है, तो इसका मतलब हाईली अनबाउंडेड फंक्शन, ये अनबाउंडेड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसलिए कि जब ऊपर में कह दे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती वैल्यू और नीचे कह दे कि इससे कम नहीं हो सकती, तो ऐसे फंक्शन को कंप्लीटली बाउंडेड कहते हैं। जब सिर्फ ऊपर बता पाए कि इससे ज्यादा नहीं तो अपर बाउंडेड, नीचे बता पाए तो ये लोअर बाउंडेड, और दोनों बता दे तो कंप्लीटली बाउंडेड, और इसमें दोनों ही में देख रहे हैं एक माइनस इंफिनिटी एक इंफिनिटी, हाईली अनबाउंडेड। ऐसे ही आप देखेंगे तो देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन मैनी 1 हो, क्यों होगा, तो 1 के क्रॉस 1 के पीछे इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, और x को माइनस इंफिनिटी अप्रोच करवाए तो इंफिनिटी जाएगा, 1 के जस्ट राइट साइड में इसकी वैल्यू इंफिनिटी है, और x को इंफिनिटी ले जाए ये माइनस इंफिनिटी माइनस x खुद,